आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके अंदर 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले आर्टिकल 1 को देखते हैं। आर्टिकल 1 3 बातें कहता है। पहली बात, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी तो वो एक चीज पे डिवाइडेड थी कि हमारे देश का नाम क्या हो, क्या वो इंडिया हो या फिर भारत। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया और कहा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया भी है और भारत भी है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब है, यूनियन ऑफ स्टेट्स? देखिए, जनरली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 तरह की गवर्नमेंट्स हो सकती है, यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर फेडरल। यूनिटरी का मतलब, अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो वो ये है कि यहाँ पर एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, या जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसके पास सारी पावर्स होती हैं। और जो स्टेट्स हैं, अगर एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं तो वो अपनी पावर सेंटर से लेते हैं, उनके पास खुद की कोई इंडिविजुअल पावर नहीं होती। जिस तरह से चाइना में आप देखेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट है, या फ्रांस में। फेडरल ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन होता है, यानी कुछ पावर सेंटर के पास होती है और कुछ पावर स्टेट के पास होती है, और कुछ पावर दोनों के पास भी हो सकती है। अगर आप इंडिया को देखें तो आपको लगेगा कि इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल ही है, क्योंकि हमारे वहां भी स्टेट्स हैं और यूनियन गवर्नमेंट और पावर का डिवीजन भी है। लेकिन एक परफेक्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स ये फ्रेज क्यों यूज किया, हमने फेडरल ऑफ स्टेट या फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा? देखिए, उसका रीजन है, अगर हम यूएसए के फेडरल स्ट्रक्चर से खुद के इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और वो सभी स्टेट्स ने एक एग्रीमेंट करके, साइन करके यूएसए को फॉर्म किया है, और सभी स्टेट्स के पास ये राइट है कि वो जब भी चाहे यूएसए से सीड कर सकते हैं, यानी यूएसए से अलग हो सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। और ऐसी कोशिश भी कई बार हुई है, जैसे टेक्सास से। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम यूनियन है और किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो भारत के संघ से, यूनियन से अलग हो सके। इसीलिए आप देखते हैं कि यूएसए में हर स्टेट का एक अलग फ्लैग होता है, हर स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ तक कि सिटीजनशिप भी अलग होती है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आर्टिकल 1 का ये कहता है, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं या टेरिटरीज हैं, उनके नाम आपको मिलेंगे शेड्यूल 1 में। आप शेड्यूल 1 खोलिए और वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी, तो सभी यूटीज और स्टेट्स के नाम वहां पर। अब इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो यहां भी लिख सकते थे, लेकिन बल्कीनेस को अवॉइड करने के लिए और थोड़ा रीडेबल हो, उन्हें अलग से शेड्यूल्स में डाला गया। ऐसे टोटल 8 शेड्यूल्स थे जब हमारा संविधान बना था, हालांकि आज 12 शेड्यूल्स हैं और सभी शेड्यूल्स पर अलग अलग लिस्ट्स हैं। आर्टिकल 3 की तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमारी जो टेरिटरीज हैं, भारत की जो टेरिटरीज हैं, वो कितने प्रकार की हो सकती है, ये भी आर्टिकल 1 बताता है। एक तो है स्टेट्स, दूसरा है यूटी, और तीसरा है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। वो सभी टेरिटरीज जो हम एक्वायर करेंगे या हमने एक्वायर की है, वो भी भारत का एक पार्ट है, वो भी भारत की एक टेरिटरी है। एक्वायर करने से मतलब है हमने उसे भारत में मिला लिया है। देखिए, सिक्किम आजादी के बाद भारत का एक हिस्सा नहीं था, ये एक अलग कंट्री थी, लेकिन इसे भारत से मिलाया गया है 1975। वहां मोनार्की थी और जो वहां का राजा था उससे वहां के लोग परेशान थे और वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी सिक्किम में आए। इंडियन आर्मी की मदद से हमने सिक्किम को भारत से मिला लिया और बिल पास करके इसे भारत का 22nd स्टेट बना लिया था। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। देखिए, आर्टिकल 1 में जो आपने सी में देखा है, यहाँ पर जो टेरिटरी हम एक्वायर करते हैं उसी का एक्सटेंशन है आर्टिकल 2। जो भी टेरिटरी आपने एक्वायर की है उसे आप भारत का हिस्सा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये लिखता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बनाकर एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। यानी यहाँ पर पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर उस एक्वायर्ड स्टेट को, सिक्किम को फॉर एग्जांपल, भारत से मिला सकता है। अब वहां पे 2 ऑप्शन है, या तो सिक्किम को हम एक न्यू स्टेट बना दें या सिक्किम को एक एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ जोड़ दें। जो ऑलरेडी एक स्टेट है उसके साथ सिक्किम को हम जोड़ दें। तो हमने
सिक्किम को एक नया स्टेट बनाया। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, क्योंकि पार्लियामेंट जो भी कंडीशन उसे सही लगती है उनकी मदद से किसी भी टेरिटरी को जो हमने एक्वायर करी है उसे भारत का हिस्सा बना सकता है। जब सिक्किम को भारत से मिलाया गया था तो ये कहा गया था कि सिक्किम को स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, जैसे कश्मीर को दिए गए थे। हालांकि अब कश्मीर के पास वो राइट्स अब नहीं है, तो उसी तरह से सिक्किम को भी दिए जाने वाले थे। और एक आर्टिकल एक्स्ट्रा, एक क्लॉज जोड़ा गया था सेकंड में 2A, उसमें कहा था कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, और एक शेड्यूल बनाया गया था 10th शेड्यूल, और वहां पर वो सभी स्पेशल राइट्स लिख दिए थे जो सिक्किम को मिलेंगे। हालांकि ये फंडा ज़्यादा दिन चला नहीं और इसे 36th अमेंडमेंट 1975 से हटा दिया, 2A को भी हटा दिया और 10th शेड्यूल को भी हटा दिया।